concepts of taxation. इसमें मैं आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 पढ़ा चुका था। इसका यूनिट 5 अभी मैंने पहले पढ़ाना है सर आपको। वो इम्पोर्टेंट, बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे इस अटेम्प्ट के लिए। रेजिडेंट पर्सन, सर जी दो तरह के लोग होते हैं, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। सर रेजिडेंट का लफ्जी मतलब है रिहायशी। रेजिडेंट का लफ्जी मतलब है रिहायशी। एक बंदा है जिसको कहते हैं रेजिडेंट, दूसरा है जिसको कहते हैं नॉन रेजिडेंट। अब असल बात यह है कि जो बंदा रिहायशी है किसी इलाके का वो इनकम पे टैक्स देगा, और जो बंदा उस इलाके का रिहायशी नहीं है वो इनकम पे टैक्स नहीं देगा। क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था टैक्स के कॉन्सेप्ट, पहले दिन जब मैं बिल्ड कर रहा था तो मैंने कहा था सर कंट्रीब्यूट वो करता है जो उस जगह पर रहता होता है। ऐसा ही है ना सर? अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहता है तो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान से वो फायदा उठा रहा है, उसके एवज उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए टैक्स में हुकूमत को, ताकि मुल्क के अखराजात पूरे हो सके। लेकिन अगर वो बंदा पाकिस्तान में रहता ही नहीं है तो फिर किस चीज की कंट्रीब्यूशन है? फिर तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बनती। अच्छा, इसका मतलब यह है कि रेजिडेंट बंदा तो टैक्स देगा लेकिन नॉन रेजिडेंट बंदा टैक्स नहीं देगा। दूसरे नंबर पे एक बात सुने, एक बंदा जो पाकिस्तान से पैसे कमाता है वो तो टैक्स देगा, तो जो पाकिस्तान से पैसा नहीं कमा रहा, पैसा ही बाहर से कमा रहा है, तो उसका तो टैक्स देना नहीं बनता। अब बात सुनिए, ये जो जनरल डिस्कशन है इसको ज्यादा कंक्रीट करते हैं। सर दो तरह के लोग हैं, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट, और दो तरह की इनकम है, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम और एक फॉरेन सोर्स इनकम। दो तरह के लोग हैं, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट, और दो तरह की इनकम है, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम और एक फॉरेन सोर्स। सर जी रेजिडेंट पर्सन की टैक्सेबल इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती हैं, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल होती है लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती। अभी इस बात को ऐसे बताता हूं, जरा ध्यान से सुनो। अगर वो बंदा पाकिस्तान का रिहायशी है तो उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा, चाहे वो पाकिस्तान से कमा रहा है चाहे वो फॉरेन से कमा रहा है। और अगर एक बंदा पाकिस्तान से इनकम कमाता है तो उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो वहां का रिहायशी है या रिहायशी नहीं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ वो बंदा जो रिहायशी भी नहीं है और उसने पैसा भी बाहर से कमाया है उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। यही इसका निचोड़ है कि जनाब इसको, इस सारी बात को मैं कहूं तो ऐसे कहूंगा, नॉन रेजिडेंट बंदा भी नॉन रेजिडेंट हो और इनकम भी फॉरेन सोर्स इनकम हो तो वो टैक्सेबल नहीं होती। उसके अलावा हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल होती है। उसके अलावा हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल होती है। लो सर, एक है रेजिडेंट, एक है नॉन रेजिडेंट, एक है पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक है फॉरेन सोर्स इनकम। सर आप हमें ये सारा पढ़ा क्यों रहे हैं? भैया मैं आपको ये बात इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि रेजिडेंट पर्सन जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको देखना होता है। जो बंदा रेजिडेंट हो उसकी सारी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, चाहे वो पाकिस्तान सोर्स हो और फॉरेन सोर्स हो। और अगर जो बंदा रेजिडेंट नहीं होता उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है और फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होती। लो सर जी,
लो सर, ये असल कॉन्सेप्ट है और ये असल बात है। अब जरा बात करते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पर्सन की, और वो कहता है रेजिडेंट टैक्स पेयर कौन है, वो कहता है रेजिडेंट टैक्स पेयर कौन है। तो इसका जवाब है रेजिडेंट टैक्स पेयर से मुराद है टैक्स पेयर जो कि रेजिडेंट पर्सन है, एंड इट कैन बी रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी। रेजिडेंट टैक्स पेयर से मुराद है टैक्स पेयर जो कि रेजिडेंट पर्सन है, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एओपी है या रेजिडेंट कंपनी। लो सर, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पर्सन, सर रेजिडेंट टैक्स पेयर से मुराद है वो टैक्स पेयर जो कि एक रेजिडेंट पर्सन है। इट कैन बी रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन से क्या मुराद है? द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी एज अ रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज वर्ल्ड वाइड इनकम। सर जी, हम रेजिडेंट स्टेटस इसीलिए पढ़ते हैं और इस पर इसीलिए जोर देते हैं क्योंकि रेजिडेंट, अगर वो बंदा रेजिडेंट होगा तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होंगी, और अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट होगा तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल होगी लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं। अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर अ टैक्स ईयर। जी, कौन सा बंदा रेजिडेंट होगा? तो भाई, अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी। सर, वो बंदा रेजिडेंट इन पाकिस्तान होगा अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल एओपी या कंपनी हुआ या फेडरल गवर्नमेंट। यानी फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसा इदारा है जो हमेशा रेजिडेंट समझा जाएगा। सर जी, याद रखना सर, रेजिडेंट होना स्टेटस है। रेजिडेंट होना क्या है? स्टेटस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई बंदा रेजिडेंट है या नहीं है, ये एक स्टेटस है, और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो है वो डिटरमिन किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टैक्स ईयर एज इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। A person can be resident in a tax year 2019 but may be a non-resident in a tax year 2020। हर साल देखा जाता है कि ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर वो बंदा रेजिडेंट हो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, और अगर वो बंदा रेजिडेंट ना हो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगी। सर जी, तो ये स्टेटस होता है और ये वेरी कर सकता है। क्या पता एक बंदा 2018 में रेजिडेंट हो लेकिन 2019 में रेजिडेंट ना हो। सर जी, जल्दी से इसको एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। लो सर, अब रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात होने लगी है। कौन सा बंदा, कौन सा इंडिविजुअल रेजिडेंट समझा जाएगा? सर, इसका कुछ तरतीब है, इसका कुछ तरीकेकार है, ये बताता हूं। सर जी, सबसे पहले ये देखिए कि जिस इंडिविजुअल की आप बात करें ये फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या नहीं। अगर कोई इंडिविजुअल है और वो सरकारी मुलाजिम है तो वो क्या होगा? रेजिडेंट। उसके बाद दूसरे स्टेप पे चले जाइए, स्टेप नंबर 2 में देखिए, क्या उसका फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से ज्यादा है? इफ द आंसर इज यस तो ये रेजिडेंट है, इफ द आंसर इज नो तो तीसरे स्टेप पे चले जाइए और तीसरे स्टेप पे देखिए क्या फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान मोर देन 182 डेज था? यस नो कर लिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से कम है, तो फिर हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे कि भाई अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क का सिटीजन नहीं है,
किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है और किसी दूसरे मुल्क में उसका स्टे 182 डेज से ज़्यादा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान का रेजिडेंट तस्वुर होगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट तस्वुर होगा। सर, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट एक बार फिर सुनिए बड़ी ध्यान से। सर, सबसे पहले आपने ये देखना है कि रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है ये रेजिडेंट है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि ये देखिए क्या वो सरकारी मुलाजिम है। अगर वो सरकारी मुलाजिम है, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो वो क्या होगा, रेजिडेंट। और अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो दूसरे स्टेप में देखना पड़ेगा क्या उसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में 182 डेज से ज्यादा है। अगर उसका फिजिकल स्टे 182 डेज से ज्यादा है तो वो रेजिडेंट, और अगर उसका फिजिकल स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है यानी 182 डेज या उससे कम है, तो फिर तीसरे स्टेप में देखना पड़ेगा क्या वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट तो नहीं है। अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है और किसी दूसरे मुल्क में उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं, इफ द आंसर इज यस, तो वो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट होगा। सजी, क्या नाम है भाईजान, इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना ग्रुप में। रेजिडेंट इंडिविजुअल के बाद से ये डिस्कशन थी। अब जब हमने डेज की कैलकुलेशन की तो एक बात तो समझ आ गई कि डेज की कैलकुलेशन इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि 182 दिन वाले की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगी और 183 दिन वाले की होगी। सर समझ आ रही है? तो डेज की कैलकुलेशन बड़ी क्रूशियल थी। तो भाई उसने कहा कि इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले, अगर दिन का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रहे तो भी, अगर दिन का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रहे तो वो वाला टाइम काउंट होगा। अगर दिन का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रहे तो वो वाला टाइम काउंट होगा। और द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। सर जी, the following days in which an individual is wholly or partly present, वो भी पूरा दिन काउंट होगा। दूसरा, अगर पब्लिक हॉलिडे है, आप पाकिस्तान में मौजूद थे, पब्लिक हॉलिडे है, बीमार थे, पाकिस्तान में मौजूद थे, वो कहता है इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान अगर इंटरप्ट हो गई है किसी स्ट्राइक या लॉकआउट की वजह से, या आप पाकिस्तान में मौजूद किसी नॉर्दर्न एरियाज गए हुए थे, इन सारे केसेस में ये वाला दिन काउंट होगा, ये वाला दिन काउंट होगा। कौन सा दिन काउंट नहीं होगा? वो कहता है बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। सर जी, बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन भाईजान। अगर आप इन ट्रांजिट के दिन, इन ट्रांजिट के हवाले से पाकिस्तान में रहे तो वो वाला दिन काउंट नहीं होगा। इन ट्रांजिट क्या होता है? एक बंदे ने इंडिया से कनाडा जाना था, दरमियान में पाकिस्तान में 2 घंटे के लिए जहाज रुका। ये जो जहाज पाकिस्तान में 2 घंटे के लिए रुका है, क्या ये वाला इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। स्टॉप किया है पाकिस्तान में और फिर कनाडा निकल गए। ये जो इन ट्रांजिट है वो कहता है ट्रांजिट करते हुए टू डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान हो तो ये काउंट नहीं होता, डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। लो सर, अब इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट लीजिए। सर जी, आप लाहौर से निकले, कराची गए, कराची से यूके गए, तो ये जो कराची में आपने स्टे किया कुछ देर के लिए, ये इन ट्रांजिट है। केस 2 देखिए, शारजा गए, शारजा से लाहौर के वाया आप यूके चले गए, तो दरमियान में रास्ते में जो लाहौर रुके ये इन ट्रांजिट है।
वो कहता है अगर आप इन ट्रांजिट पाकिस्तान में रुके हैं तो ये वाला दिन काउंट नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। सर जी इन ट्रांजिट में अगली बात सुनना, सर जी आप शारजा से लाहौर गए हो और लाहौर से यूके चले गए हो, तो जो लाहौर में आप रुके हो इसे इन ट्रांजिट कहा जाता है, और ये इन ट्रांजिट जो है ये कैलकुलेशन ऑफ द रेजिडेंशियल पर्पस डेज के हवाले से ये काउंट नहीं होगा। हाँ अगली बात एक ये भी काम की है कि अगर आप लाहौर से कराची गए हो और कराची से यूके गए हो तो क्या कराची में स्टे काउंट होगा? यस। क्यों? क्योंकि सर इसलिए काउंट होगा कि इन ट्रांजिट का वो वाला टाइम काउंट नहीं होता अगर आप किसी दूसरे मुल्क से किसी दूसरे मुल्क जा रहे हो, यानी अदर देन पाकिस्तान निकले हो और अदर देन पाकिस्तान आपकी डेस्टिनेशन हो, तो फिर वो वाला डे काउंट नहीं होता। लेकिन आप निकले हो लाहौर से कराची रुके हो, कराची में वो वाला दिन काउंट होगा, कराची में वो वाला दिन काउंट होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रेजिडेंशियल। सर जी रेजिडेंट क्या है, नॉन रेजिडेंट क्या है, रेजिडेंट टैक्स पेयर क्या है, रेजिडेंट स्टेटस होता है, और रेजिडेंट इंडिविजुअल को कैसे देखते हैं, कैसे पता चलेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल है या नहीं है, और उसके बाद डेज की कैलकुलेशन, ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली। जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। जरा टेक्स्ट एक बार पढ़ लीजिए। सर जी E6 निकाल लीजिए, और E6 को करते हैं हम डिटर्मिन द रेजिडेंशियल स्टेटस इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 and the stated rules of the following persons for the tax year ended June 30, 2024 under the given circumstances. Mr. Mubin came to Pakistan for the first time on a special assignment from his company on April 1, 2024 and left the country on September 30, 2024. मिस्टर मुबीन पाकिस्तान आया पहली बार स्पेशल असाइनमेंट पर। वो कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस बता दीजिए। मिस्टर मुबीन केम टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ स्पेशल असाइनमेंट। अप्रैल 2024 में आया था और 30 सितंबर 2024 को वापस गया है। अब जब डेज काउंट करेंगे तो सब पहला स्टेप ये देखना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस है, यानी पहला स्टेप क्या देखना होता है, सरकारी मुलाजिम तो नहीं है। अगर वो ना हो तो फिर दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या देखना है सर? दूसरे स्टेप में आपने ये देखना है अप्रैल में आया है, अप्रैल के डेज, मई के डेज, जून के डेज, जुलाई, अगस्त, सितंबर। Mr. Mubin came to Pakistan for the first time on a special assignment from his company on April 1, 2024 and left the country on September 30, 2024. सर जी अप्रैल में जून 3 माह तो हो गए, वो गया तो सितंबर में है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह और काउंट करने चाहिए। द आंसर इज नो, चूंकि हमारा साल कब खत्म हुआ है 30 जून पे। सर समझ आ रही है? तो ये 3 दिन काउंट किए तो ये बन गए 91 डेज। और सर समझ आ रही है? ये 91 डेज बन गए। इसमें खास बात समझने की ये थी, गर्चे वो 30 सितंबर को गया है लेकिन हम टैक्स ईयर 2024 का रेजिडेंशियल स्टेटस पता कर रहे हैं, तो हम 30 जून तक का पीरियड देखेंगे। 30 जून तक का पीरियड देखेंगे। तो दिस इज E6 पार्ट ए। पार्ट बी देख लीजिए। मिस्टर मेरान टू केम टू पाकिस्तान फ्रॉम अ जॉब ऑन मार्च 1, 2024 एंड लेफ्ट ऑन 30 सितंबर। यहां पर भी
30 जून के बाद जितना अरसा रहा वो काउंट नहीं होना। तो मार्च देखना है, अप्रैल देखना है, मई जून देखना है, जून देखना है। ये डेज काउंट करेंगे, 122 डेज बन गए। जुलाई अगस्त सितंबर वाला पीरियड तो काउंट होना ही नहीं है। सर सरकारी मुलाजम नहीं था, डेज काउंट किए, डेज 183 डेज से कम है, तो हमने कहा ये नॉन रेजिडेंट है, इसके साथ लिख दीजिए। अलबत्ता अगर ये पाकिस्तान का सिटीजन हो, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो और किसी दूसरे मुल्क में इसका स्टे 182 डेज से ज़्यादा ना हो, तो इसको पाकिस्तान का रेजिडेंट समझा जाएगा मिस्टर मेहरान को। सर जी, मिस्टर इरशाद इज अ पाकिस्तानी सिटीजन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस बर्थ। After the completion of CA, he is appointed as a CFO in a company in Dubai. He is leaving to Dubai on November 30, 2023 for his job. वो जॉब के हवाले से किधर जा रहा है? दुबई। तो भाई इसमें इरशाद जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन है और CA को कंप्लीट करने के बाद वो CFO अपॉइंट हो गया और he is leaving to Dubai on November 30, 2023 for his job. वो छोड़कर दुबई जा रहा है। मिस्टर इरशाद जो वो पाकिस्तानी सिटीजन है और जब से पैदा हुआ तब रह रहा है। कब जा रहा है? नवंबर 30 को। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 5 महीने हैं। कितना बन गया? 153 डेज। स्टेप नंबर 1 सरकारी मुलाजम नहीं है। स्टेप नंबर 2 फिजिकल स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट होगा। हाँ, अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन हो, ये बात कहना गलत होगा। एज ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर उसका फिजिकल स्टे किसी दूसरे कंट्री में 182 डेज से ज्यादा है या वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट है, तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा। तो अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन और किसी दूसरे मुल्क में उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा ना हो और वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट समझा जाएगा। सर जी, दिस इज पार्ट सी। Mr. Rana, citizen of Pakistan who has never traveled abroad in his life, got a job in China. He went to Canada on December 29, 2023 to assume his responsibilities as a CFO. In June 2024, his company sent him to India on a training workshop. On June 30, 2024, on his way back to Canada, he had to stay in Karachi for a whole day in transit. सर जी बड़ी ध्यान से, 29 दिसंबर को कनाडा गया है। डेज काउंट करें, सरकारी मुलाजिम तो नहीं है। जुलाई के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 29 हैं। सर 31, 31, 30, 31, 30, सर ये बन गए 180। अब वो कह रहे हैं कि 182 डेज के बाद तो वो चला गया, फिर बाद में वो कनाडा गया। इंडिया से कनाडा आते वक्त दरमियान में वो कराची में 1 दिन रुका है। क्या ये वाला 1 दिन काउंट होगा? सर ये इन ट्रांजिट है, इन ट्रांजिट वाला डे काउंट नहीं होता, ये नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। गर्चे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में इसका स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, तो ये नॉन रेजिडेंट होगा।
Mr. Babar, a federal government employee was posted to the Pakistani mission in Geneva. सरकारी मुलाजिम है, डेज काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये रेजिडेंट ही होगा. सर, मिस्टर फ्रांसिस, a sugar dealer in Brazil, came to Pakistan on July 31, 2023. During his visit, he stayed at Lahore for 60 days, spent the rest of the days in Karachi, left the country in January 31, 2024. कमिश्नर ने इसको ग्रांट कर दिया है परमिशन टू यूज. कैलेंडर ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर. आपको पता है कैलेंडर ईयर क्या होता है? सर जी, जो 31 कैलेंडर कब खत्म होता है? कैलेंडर का सार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, वो कैलेंडर ईयर होता है. कमिश्नर ने कहा है तुम कैलेंडर ईयर को स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे इस्तेमाल कर लो, यानी तुम्हारा साल 31 दिसंबर पे खत्म होगा. आया था जुलाई की 31 को. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. जनवरी नहीं लिखेंगे, जनवरी तो नहीं लिखेंगे. जुलाई का 1 दिन, अगस्त के 31, सितंबर के 30, नवंबर के 31, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31. जी 154 डेज. 154 डेज. तो भाई चूंकि ये स्टेप नंबर 1 सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, नहीं बताया. अगर ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, उसका फिजिकल स्टे इन एनी अदर कंट्री मोर देन 182 डेज हो, मोर देन 182 डेज ना हो, और वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, तो वो रेजिडेंट होगा. सर बात वही है कि दूसरी केस के बाद यहां पर कह देना है रेजिडेंट नहीं है, और उसके बाद इफ डाल के ये तीनों बातें भी लिख देनी है. सर दिस वाज पॉइंट नंबर एफ. रेजिडेंट इंडिविजुअल के हवाले से हमारे पास ये डिस्कशन थी. जी वो दूसरे मुल्क का रेजिडेंट है या नहीं? अच्छा सर जी, अगर यहाँ पर 183 डेज से ज़्यादा रहता है तो यहाँ का रेजिडेंट होगा और टैक्स देगा. उधर का उनको पता हो, हमारा तो टैक्स का कानून है, हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे. जो पाकिस्तान का कानून है मुझे वो पता है. अब पता नहीं आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या कानून है. लो सर, लो सर, रेजिडेंट इंडिविजुअल तो मैंने आपको बड़ी डिटेल में डिस्कस करवा दिया. अब आ जाते हैं रेजिडेंट कंपनी की तरफ. सर रेजिडेंट कंपनी क्या होती है? हर वो रेजिडेंट कंपनी का भी बात वही है. जो रेजिडेंट कंपनी होगी उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होंगी. कौन सी कंपनी रेजिडेंट कंपनी होती है? पॉइंट नंबर 1, इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड ओनली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर. इट इज प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट. सर जी, इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर. इट इज प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट. लो सर, कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए
तो वो रेजिडेंट। पहला काम तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनी है तो रेजिडेंट कंपनी है, दूसरा लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो रेजिडेंट कंपनी, इसमें दो में मुश्किल बात नहीं है। तीसरी बात थोड़ी ट्रिकी है, वो कंपनी जिसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर हो, होली सारे का सारा पाकिस्तान में हो। सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मुराद ले लीजिए हेड ऑफिस, सारे के सारा हेड ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में हो, साल में जितनी देर भी, कुछ देर भी अगर पाकिस्तान में रहा तो वो रेजिडेंट होगा। सर जी एक इदारा है, उसका इंजीनियरिंग का काम भी है और डिजाइन का काम भी है, इदारे का इंजीनियरिंग का काम भी है और डिजाइन का काम भी है। इंजीनियरिंग सारी पाकिस्तान में हो रही है और डिजाइनिंग सारी बांग्लादेश में हो रही है, तो ये रेजिडेंट कंपनी नहीं होगी। अगर 2 माह इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग पाकिस्तान में रही और उसके बाद बांग्लादेश शिफ्ट हो गई तो ये रेजिडेंट कंपनी है। साल में कुछ देर भी, साल में कुछ देर भी अगर स्टेटस ये रहा तो उसे रेजिडेंट समझा जाएगा। आगे चलते हैं। रेजिडेंट एओपी क्या है? Resident AOP. An AOP shall be a resident AOP for a tax year if the control and management of the affairs of the association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year. AOP रेजिडेंट AOP होगी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर। सर जी AOP रेजिडेंट AOP होगी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्टली। ऊपर भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात आई है, नीचे भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात आई है, लेकिन ऊपर होली है, नीचे होली और पार्टली है। ऊपर भी एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर है, नीचे भी एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर है जी। Computation of tax liability and tax rates। अच्छा मुझे अब करना क्या चाहिए? सर जी E7 निकाल लीजिए। Mr. Raza is working as a director operations in the Ministry of Tourism. On 15 जुलाई 2023 he was posted to Pakistan Embassy। सर जी सरकारी मुलाजिम है, रेजिडेंट होगा। दूसरा आप ध्यान से, एंडरसन LLC was incorporated as limited liability company in UK. Control and management was wholly situated in Pakistan। 1 नवंबर 2023 से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूके शिफ्ट हुआ है। रेजिडेंट होगी या नहीं? सर साल का कुछ हिस्सा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन पाकिस्तान था तो ये होगी रेजिडेंट। और जब मैं कहूँ ये रेजिडेंट कंपनी है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान है। तीसरी बात, 1 फरवरी 2024 को मिस्टर समील, ये अब इंडिविजुअल आ गए, पाकिस्तान यूके बेस्ड कंपनी पर भेजा गया था और इसने पाकिस्तान छोड़ा था 23 अगस्त को। हाँ जी फरवरी 24 में आया था और 23 अगस्त 24 में छोड़ा था। आप ये बताइए कि रेजिडेंट होगा या नहीं?
सर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। सर जी एक चीज होती है लीप ईयर। भैया क्या आपको इस बात का पता है कि लीप ईयर क्या होता है? सर हर वो साल जो डिविजिबल बाय 4 होता है उसे लीप ईयर कहते हैं। 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024 हमारा करंट ईयर जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है? लीप ईयर चल रहा है। आपको पता है लीप ईयर में फरवरी के कितने दिन होते हैं? तो आम सालों में फरवरी के 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में फरवरी के 29 दिन होते हैं। लीप ईयर में फरवरी के 29 दिन होते हैं। अब फरवरी के दिन 29 काउंट करेंगे, मार्च के 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30। सर जी हमारा साल मुकम्मल हो गए। 1 2 3 4 151 डे। और यार मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये सिंपल था। सर जी बीबीएल इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। गेम हो गई है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनी है, रेजिडेंट हो गई। और एक शर्त पूरी हो गई ना, कोई एक शर्त पूरी भी हो जाए वो रेजिडेंट। कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में थी या नहीं थी इससे फर्क ही नहीं पड़ता। सर जी पॉइंट नंबर ई, बड़ी ध्यान से। मिस्टर सलमान एक प्रॉपर्टी डीलर है यूएसए का, पाकिस्तान में आया 1 फरवरी 2023 को और 2 अगस्त 2023 तक पाकिस्तान में रहा है और 30 जून 2023 तक पेशावर में रहा है और उसके बाद कोयटा में रहा है। वो कहता है अगर आपको परमिशन मिल गई है कैलेंडर ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर की, तो बताइए वो रेजिडेंट होगा या नहीं होगा। फरवरी 2023 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रिक्वायरमेंट में वो कहता है टैक्स ईयर 2024 बताओ और फरवरी 2023 है, इसमें कितने दिन लूम है, 28 या 29? सर फरवरी 23 में 28 थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 31 दिसंबर 2023 को डिनोट किससे करेंगे? सर जी 2000, सर जी पहले 6 माह या आखिरी 6 माह जो साल खत्म हो रहा है, आखिरी 6 माह तो +1 से डिनोट करते हैं ना। सर 31 दिसंबर 2023 को डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2024 से। इससे उसने पूछा कि टैक्स ईयर 2024 के हवाले से बताओ कि रेजिडेंट है या नहीं, तो सर फरवरी के 28 दिन लेंगे, मार्च के 31, फरवरी मार्च, अप्रैल के 30, मई के, फरवरी मार्च अप्रैल में, जून के, जुलाई के, अगस्त के 2 भाई, आप ले में ही आ गए सर जी 2 टोटल कीजिएगा, 2 3 4 5 180, 183 डेज बन रहे हैं। देखिएगा जरा, नहीं ज्यादा बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 183 बन रहे हैं। लो सर 183 डेज बन रहे हैं, तो ये बंदा रेजिडेंट होगा। सर मैंने आपको E6, E7 रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला करा दिया। आज हमारा लास्ट डे है ना सर? सर आज हमारा चैप्टर 4 का लास्ट डे है। हमने आधा अपना टारगेट पूरा कर लिया और बाकी अगले आधे की तरफ चल रहे हैं सर। लो जी, फेयर मार्केट वैल्यू मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, यस और नो? अच्छा जी, उसके बाद रिसीट ऑफ इनकम भी कल पढ़ा दिया था, यस। उसके बाद आ गया था रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। सर जी रिकॉर्ड एक्सपेंसेस क्या है? मैंने 2023 में परचेज किया 1 लाख रुपए की,
ये अलाउड एज डिडक्शन थी। मैंने 2023 में 1 लाख रुपए का माल खरीदा जो इनकम में, जो खर्चे के तौर पे इनकम में से माइनस करने की इजाजत थी। 2024 में मैंने ये माल वापस देकर पैसे ले लिए। सवाल ये कि ये जो पैसे मैंने रिकवर किए हैं क्या होगा? सर ये मेरी इनकम में शामिल होंगे। 2023 में अगर वो खर्चे के तौर पे इनकम में से माइनस हो गए थे और 2024 में वो एक्सपेंस रिकॉप हो गए, रिकवर हो गए, तो दोबारा इनकम में शामिल होंगे। सर ऐसा भी हो सकता है पैसे ना दिए हो, वो मुझे पैसे दे दे, इनकम में शामिल कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, मैं उसकी मोटरसाइकिल ले आऊं, मैं जो उसके पैसों को बजाय उससे पैसे रिकवर कैसे किए, इन काइंड किए हैं, तो सर वो भी मेरी इनकम में शामिल होगा। दिस इज रिकॉप्ड एक्सपेंसेस। रिकॉप कहते हैं रिकवर करने को। कोई भी पैसे जो आपने रिकवर किए, इन काइंड किए या इन कैश किए, उस चीज, उस खर्चे के हवाले से जो पिछले साल में इनकम में से माइनस हो चुका था, तो जिस साल आप वो रिकवर करेंगे दोबारा इनकम में ऐड करके। सर दिस इज रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। वो बाद में मैं उसको कुछ पैसे दूंगा, वो 1 20 की बाइक है, 20,000 रुपये उसको वापस दे दूंगा, तो मुझे बाइक के हवाले से 1 लाख रुपया वसूल हो गया। ठीक है, लो सर 10.5 वो कहते हैं करेंसी कन्वर्जन। टैक्स वाले ना डॉलर को मानते हैं, ना पाउंड को मानते हैं, ना येन को मानते हैं, ना यूरो को, वो सिर्फ किसको मानते हैं? पीकेआर को मानते हैं। वो कहता है हर अमाउंट जो है वो पीकेआर में, जो टैक्सेबल इनकम कैन नॉट बी इन डॉलर्स, टैक्सेबल इनकम कैन नॉट बी इन पाउंड्स, इट कैन ओनली बी इन रुपीज। वो कहता है अगर प्लांट एंड मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कर ली है तो फिर क्या करेंगे भैया? उसको कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपये में। कैसे? स्टेट बैंक का रेट लगा के। किस दिन का रेट? जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन का रेट लगाएंगे। ना डॉलर, ना, वो कहते हैं डॉलर को भी नहीं मानते, यूरो को भी नहीं मानते, सिर्फ पाकिस्तानी रुपये में। ये छोटी सी एग्जांपल है E14, ये आपने खुद करनी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सेसेशन किसको कहते हैं? सीज करने को। सीज का क्या मतलब है? खत्म करना। सेसेशन किसको कहते हैं? सीज करने को। सीज का मतलब है खत्म करना। मैं 2023 में 2024 में एसबीआई पढ़ा रहा था, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। 2025 में मैंने टीचिंग छोड़ के बिजनेस शुरू कर दी। अब मेरा हेड ऑफ इनकम जो सैलरी है वो सीज हो गया और मेरी अब इनकम आ रही थी इनकम फ्रॉम बिजनेस में। यस और नो? वो ये बात कहता है कि अगर इनकम फ्रॉम, वो ये बात कहता है कि अगर सीज हो गया है, अगर सीज हो गया, हेड ऑफ इनकम सीज हो गया है और उसके बाद दोबारा वहां से इनकम जनरेट हो रही है, तो उस पे ऐसे टैक्स लगेगा जैसे हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। वो कहता है मुझे 2023-24 में मैं सैलरी की इनकम कमा रहा था, 2025 में मेरी सिर्फ बिजनेस की इनकम थी। अचानक एसबीआई वालों को ख्याल आया कि आपने 2024 में बहुत अच्छा पढ़ाया था, ये 5 लाख रुपए इनाम है। अब वो 5 लाख रुपया जो मुझे मिलेगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐसे टैक्स होगा जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। एक बंदा कारोबार कर रहा था, शहद का कारोबार था, उसकी दुकान को आग लग गई, सारा शहद जल गया। अब उसने नौकरी शुरू कर दी, अगले साल उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड सीज हो गया, अब सैलरी का हेड पे इनकम आ रही है। सर उस साल में उसे इंश्योरेंस वालों से 5 लाख मिल गया, तो ये इंश्योरेंस वालों से 5 लाख जो मिला वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐसे टैक्स होगा जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं। सर जी पॉइंट पिक कर गए? लो सर ये एग्जांपल शहद वाली है, मैंने आपको बता दी।
यही एग्जांपल पास पेपर में आई थी, उस सवाल में उसका नाम मिस्टर हैदर था, शायद की तरफ इसने ध्यान दिया। अच्छा जी आगे चलते हैं। सर जी एक बात समझे, वो कहता है जब भी आप इनकम को रिकॉर्ड करें, जब भी आप इनकम को रिकॉर्ड करें तो एक चीज का ख्याल रखें कहीं इनकम 2 बार रिकॉर्ड ना कर दें, और एक चीज का ख्याल रखें कहीं खर्चा 2 बार माइनस ना कर दें। इनकम 2 बार रिकॉर्ड ना कर दें, खर्चा 2 बार माइनस ना कर दें। इनकम 2 बार रिकॉर्ड ना हो जाए और खर्चा 2 बार माइनस ना हो जाए, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। वो कहता है डेबिट, डेटर, क्रेडिट, सेल। डेटर टू सेल है और दूसरे नंबर पे डेबिट कैश, क्रेडिट डेटर। आपने जब को कहता है या तो आप रिसीवेबल बेस पर इनकम बुक करें या जब कैश वसूल हो रहा है उस वक्त इनकम बुक करें। ऐसा ना हो कि 2023 में जब डेटर रिकॉर्ड किया तब भी इनकम बुक कर ली, 2024 में जब कैश आया तब भी इनकम बुक कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, पेपर रिकॉर्ड करें तब एक्सपेंस माइनस कर दें, या जब आप कैश पे करें तो एक्सपेंस माइनस कर दें। ऐसा ना हो कि जब पेपर रिकॉर्ड किया तब भी खर्चा इनकम में से माइनस कर दें और जब कैश पे किया तब भी खर्चा माइनस कर दें। 2 बार खर्चा माइनस नहीं होना। उसने अंग्रेजी में लिखा है अगर एक अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स ऑन रिसीट बेसिस है तो ये दोबारा चार्जेबल ऑन रिसीवेबल बेसिस नहीं होगी। दूसरे नंबर पे वो कहता है अगर एक्सपेंस अलाउबल एज डिडक्शन ऑन पेबल बेसिस है तो ये दोबारा अलाउ नहीं होगा वंस इट इज पेड। जब पे होगा तब दोबारा अलाउ नहीं होगा। सर जी ये डिस्कशन थी हमारी, ये मैंने बातें आपको बता दी 10 ये सारी। हाँ, और आज की सबसे जबरदस्त बात, सर जी अपोर्शनमेंट। मैंने चैप्टर के एंड वाली सारी बातें बता दी है ना, सिर्फ अपोर्शनमेंट रह गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जहाँ थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है तो मैंने कहा छोटी छोटी बातें कवर कर लूँ, फिर वो करा के फिर पास पेपर्स कराऊंगा। सर व्हाट इज अपोर्शनमेंट? अपोर्शनमेंट किसको कहते हैं? तकसीम करने को। और मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। सर जी 3 दोस्त मिलकर कढ़ाई खाने गए, 2000 रुपए की कढ़ाई आई, 1000 रुपए के ऊपर बोतल, नान, सलाद, ये वो आ गया। टोटल कितना खर्चा लगा? 3000 रुपये। तो एक बंदे के हिस्से कितने पैसे आए? 1000। अब आपने वो जो 1000, वो जो खर्चा था 3000 का, उसे 3 बंदों पे तकसीम कर दिए। अच्छा, अब आम तौर पे होता ही है कि कोई कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ज़रा खाने की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं। वो जब खाना सामने आए थे तो बातें भी नहीं करते, सिर्फ खाने की तरफ ही देखते हैं, और जब तक खाना ख़त्म नहीं होता वो सार ऊपर नहीं करते। अब खा तो वो ज़्यादा लेते हैं लेकिन उनके हिस्से 1000 ही आता है, तीनों के हिस्से। तो वो बड़े खुश होते हैं कि यार मैंने दिया तो 1000 है लेकिन खाया मैंने 1500 का है। अब इस केस में होता ये है कि यही वाले 3 दोस्त अगर चिकन नान खाने जाएं और एक चिकन नान फॉर एग्जांपल 800 रुपये का है तो वो 3 नान ऑर्डर करते हैं और तीनों अपना अपना नान खा लेते हैं। अब वो वाला दोस्त जिसको ज़्यादा खाने की आदत है वो कहता है भाई 1 नान और लेके आओ। वो वाला बंदा 1 नान और मंगवा लेता है। तो अब एक बंदा 2 नान खाता है, बाकी दोनों 1-1 खाते हैं। जब बिल बनता है तो वो कहता है जी 3200 रुपये का बिल बना है जी, डिवाइडेड बाय 3 करो, 1100 तीनों के हिस्से आए। क्या ये ऐसा होना चाहिए? क्या आप अगर 1 नान खाने वाले हैं तो आप ये कबूल करेंगे कि भाई 3 पे तकसीम कर दें? कभी भी नहीं करेंगे। आप कहेंगे भाई 800 का 1 नान है, मैं 800 दूंगा, जिसने 2 नान खाए हैं वो 1600 दे। ऐसा ही होगा ना सर? अब यहां पे चूंकि क्लियरली पता था
कि किसका 1600 और किसका 800 बन रहा है, तो आपने क्या किया था, आपने कह दिया था भाई मेरा, मैंने एक नान खाया मैं 800 दूंगा, जिसने 2 खाए वो 1600 दे। लेकिन जब आप कढ़ाई खाने गए थे तब भी पता चल रहा था कि वो ज्यादा खा रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो कितना ज्यादा खा रहा है। तो फिर मजबूरन आपने क्या किया था, सब्र करके 3 पे डिवाइड कर दिया था। यार याद है सर, बिल्कुल इसी तरह जब चीज को तकसीम किया जब आप किसी चीज के बारे में क्लियर नहीं होता तो उसको तकसीम कर देते हैं, लेकिन अगर कहीं क्लैरिटी हो तो फिर उसको अपोर्शन तकसीम नहीं करते बल्कि एलोकेट करते हैं। क्या करते हैं सर जी, एलोकेट करते हैं। जहां पर एलोकेशन मुमकिन नहीं है वहां पर अपोर्शनमेंट की तरफ जाते हैं। अपोर्शनमेंट क्या है, तकसीम करना। अपोर्शनमेंट क्या है, तकसीम करना। सर जी सुनना, मैंने आपको एग्जांपल चिकन नान की और कढ़ाई की तो दे दी, एक टैक्स की एग्जांपल ले लीजिए। सर टैक्स की एग्जांपल का सीन ये है कि 2 लाख रुपए की अगर इनकम है, अच्छा मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ड्राइवर है, वो बिजनेस में भी हमारी बिजनेस का काम करते हुए भी गाड़ी का माल इधर से उधर छोड़ देता है और फारिग टाइम पे ऊपर भी चलाता है। ड्राइवर एक ही है। अगर उसके साथ ये तय किया हुआ है कि आधा टाइम तुम बिजनेस का काम करोगे और आधा टाइम ऊपर चलाओगे, अगर उसके साथ ये बात तय की हुई है कि आधा टाइम तुम बिजनेस का काम करोगे और आधा टाइम ऊपर चलाओगे, तो भाई 50% बिजनेस का काम करेगा, 50% ऊपर चलाएगा। तो भाई अगर उसकी तनख्वाह 30,000 है तो 15,000 अदर सोर्स में जाएगी, जो ऊपर चला रहा है 15,000, ये तनख्वाह जो है वो तकसीम होगी ना, ऊपर जो चला रहा है वो अदर सोर्स में जाएगा, बिजनेस के लिए जो काम कर रहा है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। अब 30,000 की सैलरी और 30,000 तनख्वाह है, 30,000 का खर्चा है, ये कैसे तकसीम होगा? आधा टाइम काम कर रहा था, आधा टाइम अदर सोर्स में से माइनस होगा, आधा बिजनेस में से माइनस होगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? यानी 15,000 बिजनेस में से माइनस होगा, 15,000 अदर सोर्स में से माइनस होगा। इसको कहते हैं एलोकेशन। आधा टाइम काम कर रहा है, तनख्वाह को भी आधा कर दिया, आधा टाइम अदर सोर्स में से माइनस हो गया, आधा बिजनेस में से माइनस हो गया। अब ये है एलोकेशन। और अगर वो दफ्तर में बैठा चला जाएगा, बिजनेस का ऑर्डर आएगा तो बिजनेस का काम कर लेगा, कोई पक्का पता नहीं है। तो अब जो 30,000 की सैलरी का खर्चा है, इसे किस बेस पर तकसीम करेंगे? तो यार आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अब ये नहीं पता चल रहा कि उसे कैसे तकसीम करें। तो अगर ना पता चल रहा हो तो फिर उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है? अपोर्शन कर देंगे। किस बेस पर तकसीम करेंगे? रेवेन्यू की बेस पर तकसीम करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस का रेवेन्यू कितना है और ऊपर का अदर सोर्स का रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू की बेस पर तनख्वाह तकसीम कर देंगे। फॉर एग्जांपल बिजनेस का रेवेन्यू था 2 लाख और ऊपर का रेवेन्यू था 1 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये दोनों को जमा करें 3 लाख आ रहा है ना, तो भाई 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 किया, 20,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस होगा और 10,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस होगा। इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट तब होती है जब खर्चा कॉमन होता है। जब खर्चा कॉमन होता है तो उसको अपोर्शन करते हैं। अगर खर्चा कॉमन ना हो तो वहां पर अपोर्शनमेंट अप्लाई नहीं होता। अगर खर्चा कॉमन ना हो तो वहां पर अपोर्शनमेंट अप्लाई नहीं होता। सर वो कहता है कोई एक्सपेंडिचर, डिडक्शन या अलाउंस जिसका ताल्लुक है, एक्सपेंडिचर, डिडक्शन या अलाउंस अपोर्शन होगा रीजनेबल बेसिस पर अगर वो एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम का खर्चा हो तो वो रीजनेबल बेसिस। अगर एक तरफ एनटीआर और एफटीआर का खर्चा हो कॉमन तो वो तकसीम होगा। अगर एक से ज्यादा हेड का खर्चा हो तो वो तकसीम होगा।
और अगर एक ही हेड हो लेकिन उसके मकासद कुछ और हो तो वो भी तकसीम होगा। किस बेस पर? रीजनेबल बेसिस पर। और टैक्स में आमतौर पर रीजनेबल बेसिस क्या होती है? रेवेन्यू। टैक्स में आमतौर पर रीजनेबल बेसिस क्या होती है? रेवेन्यू। वो ये कह रहा है अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन करनी है, तो वो ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर डिडक्शन या अलाउंस तकसीम किया जाएगा रीजनेबल बेसिस पर अगर एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम हो और खर्चा कॉमन हो। अगर एक तरफ एनटीआर एफटीआर हो और खर्चा कॉमन हो, और एक तरफ, एक मिसाल के तौर पे बिजनेस है दो, एक बिजनेस है खेलों के सामान का और एक बिजनेस है गारमेंट्स का, खर्चा कॉमन है, तो फिर इसको भी क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। किस बेस पर? रेवेन्यू की बेस पर खर्चा तकसीम करेंगे। तो भैया अगर खर्चा कॉमन हो तो उसे तकसीम करना होता है। खर्चा कॉमन का मतलब है एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम का खर्चा हो, या एनटीआर एफटीआर का खर्चा मुश्तरका हो, या एक ही इनकम फ्रॉम बिजनेस का खर्चा हो लेकिन उसके मकासद यानी एक से ज्यादा टाइप का बिजनेस हो। ये होता है मुश्तरका खर्चा। मुश्तरका खर्चे को क्या किया जाता है? तकसीम किया जाता है। किस बेस पर? रेवेन्यू की बेस पर। वो कहता है कॉमन एक्सपेंडिचर्स है कौन सा? सर मुश्तरका खर्चा है कौन सा? वो खर्चा जिसको एलोकेट नहीं किया जा सकता। भैया नानों को एलोकेट किया जा सकता था लेकिन कढ़ाई को एलोकेट नहीं किया जा सकता था, तो इसीलिए नान का खर्चा एलोकेट हो गया, कढ़ाई का खर्चा जब एलोकेट नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ा? अपोर्शन करना। सर जी वो कहता है ये खर्चा जिस क्लास से रिलेटेड होगा, जिस इनकम से रिलेटेड होगा, सिर्फ उसी पर ये पोर्शन होगा। सर जी ड्राइवर जो है वो अदर सोर्स से रिलेटेड भी है और बिजनेस से रिलेटेड भी है, लेकिन वो कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं है। अगर ड्राइवर कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं है तो फिर ड्राइवर की सैलरी कैपिटल गेन की इनकम में से माइनस नहीं होगी। सर तीसरी बात, कॉमन खर्चे को कैसे तकसीम करना है अभी तकसीम करके बताया। एक हेड ऑफ इनकम से जितने पैसे वसूल किए डिवाइडेड बाय सारे हेड्स ऑफ इनकम से जितने पैसे वसूल किए मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस। ये देखो एक हेड ऑफ इनकम से जितने पैसे वसूल किए बिजनेस से डिवाइड बाय सारे हेड्स ऑफ इनकम से जितने पैसे वसूल किए मल्टीप्लाई बाय 30,000। The basis determined for allocation of expenditures, deduction या allowances should be certified by the chartered accountant या cost and management accountant. The basis determined, सर जी आपने तकसीम करना है, एक्सपेंडिचर्स को एलोकेट करना है। एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड अलाउंस शुड बी सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो आपने तकसीम किया है इसको कौन चेक करेगा? सर्टिफाई कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अनलेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन फ्रॉम एलोकेशंस। द नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास ऑफ इनकम मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। सर जब आप एलोकेट कर रहे हो कॉमन एक्सपेंडिचर्स को, डिडक्शन को और यहाँ अलाउंसेस को, द नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास ऑफ इनकम मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। जब आप कॉमन एक्सपेंडिचर्स को एलोकेट कर रहे हो, while allocating the common expenditure deduction या allowances, the nature and sources of each class of income must be taken into account. Where in case of certain transaction the net gain, brokerage, commission या other income is taken as turnover। वो कहता है जब आप कॉमन एक्सपेंसेस को तकसीम कर रहे हो तो ये जरूर देखें कि हर इनकम की नेचर क्या है। और वो कहता है अगर आप नेट बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हो, सर जी एक बात समझिएगा, सर जी एक मार्कर है इसकी कीमत है 100 रुपए, मैंने एक लड़का रखा हुआ है जो ये बेचता है, मैंने उसे कहा कि तुम जितना बेचोगे 10 रुपए फी मार्कर तुम्हारा।
अब वो कितने मार्कर बेच के आया है? 10 मार्कर बेच के आया है। तो इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं इसको 100 रुपये का मार्कर है मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 से सेल रिकॉर्ड करूं और 10 रुपये का 10 रुपये कमीशन और 10 मार्कर 100 रुपये का एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं। तो भाई एक तरफ तो मैं इसको ग्रॉस बेसिस पर इनकम बुक करूं और कॉस्ट बुक करूं, दूसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं? दूसरे नंबर पे ये कर सकते हैं कि मैं नेट बेसिस पर रिकॉर्ड करूं। दूसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं कि मैं नेट बेसिस पर रिकॉर्ड करने का मतलब है मैं रिकॉर्ड सेल ही 90 से बुक करूं। ग्रॉस बेसिस पर रिकॉर्ड करने का मतलब है कि मैं सेल 100 रुपए से बुक करूं और 10 रुपए का खर्चा बुक करूं। यार समझ आ रही है? वो कहते हैं आमतौर पे हमारे यहाँ ग्रॉस बेसिस पर बुकिंग होती है। वो कहते हैं अगर आप नेट बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी इनकम को, अगर आप नेट बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी इनकम को, तो वो कहते हैं ग्रॉस रिसीट फॉर क्लास ऑफ इनकम डिवाइड बाय, तो ग्रॉस रिसीट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट कर दीजिए। वो कहते हैं इसी फॉर्मूले में वो कहते हैं अगर आप नेट बेसिस पर अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ग्रॉस रिसीट फॉर क्लास ऑफ इनकम की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द क्लास ऑफ इनकम डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम कर दें। यार मेरी बात समझ आ रही है? चलो भाई, सर जी वो कहता है कब कब हमें इनकम को तकसीम करना पड़ेगा। सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर एफटीआर। भाई यार मेरी बात समझ आ गई? सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सेपरेट ब्लॉक आइटम, एग्जेम्प्ट इनकम और एफटीआर इनकम, ये सारे को टोटल करें तो ये टोटल इनकम भी बनती है। वैसे बाय द वे बता रहा हूँ, लेकिन असल बात ये है कि अगर इस तरह की बाइफर्केशन हो तो खर्चा कॉमन हो तो उसे तकसीम करना है, खर्चा कॉमन हो तो उसे तकसीम करना है। सर जी ये आमतौर पे ये प्रैक्टिकली ये अप्लाई होता है। मैंने अपोर्शनमेंट में क्या पढ़ाया, मैं क्विक रीकैप दे दूं ताकि आपके जहनों में बैठ जाए। अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को। तकसीम क्या किया जाता है? कॉमन खर्चा तकसीम किया जाता है। कब किया जाता है? अगर एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम हो, अगर कुछ इनकम एनटीआर कुछ एफटीआर हो, और तीसरे नंबर पे और कुछ इनकम एनटीआर कुछ एफटीआर हो, अगर एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम हो, और तीसरे नंबर पे आप डिराइव कर सके इनकम को, डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम एंड टू सम अदर पर्पस। सर फिर उसके बाद मैंने रूल्स की बात की थी। सबसे पहले कॉमन एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो एलोकेट ना हो सके। सर एक्सपेंस अपोर्शन होंगे सिर्फ उसी हेड के लिए जिस हेड से रिलेटेड खर्चा है उस पर एक्सपेंस तकसीम होंगे। सर तीसरे नंबर पे कॉमन एक्सपेंसेस को पोर्शन किया जाएगा किस फॉर्मूले के तहत? ग्रॉस रिसीट फॉर क्लास ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम। चौथे नंबर पे इस तकसीम को कौन सर्टिफाई करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन चेक करेगा? कमिश्नर। अगर वेरिएशन 10% से ज्यादा हुई तो कमिश्नर वो वर्किंग को रिजेक्ट कर देगा। चौथे नंबर पे वो कहता है कि भाई जब आप एलोकेट कर रहे होंगे तो नेचर और सोर्सेज जरूर देख रहे हैं इनकम के। और पांचवें नंबर पे कहते हैं अगर आपने इनकम को नेट बेसिस पर रिकॉर्ड किया, अगर आपने इनकम को नेट बेसिस पर रिकॉर्ड किया है तो फिर अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला ग्रॉस रिसीट की बजाय क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा।
For the purpose of this rule, a person may have the following classes: सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, और इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज सेपरेट ब्लॉक है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर एफटीआर। लो सर, ये टोटल इनकम मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 सिवाय मिनिमम टैक्स रिजीम के सारा पढ़ा दिया। ठीक हो गया सर जी? याद साथ साथ करते रहेंगे तो बात बनेगी। 40 डेज का मतलब ही ये है, साथ के साथ इसको याद कीजिए। लो सर, अगर ये हम कर चुके, अब आ गए हमारे पास पास पेपर्स। सर जी, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, एफटीआर से रिलेटेड रूल्स, ये तीनों करवा चुका हूं। जो पार्ट सी है इसका, इसके साथ लिख लीजिए चैप्टर नंबर 11। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट सी ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट है, ये चैप्टर नंबर 11 में जाके आपको पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2, सर जी खर्चे, कॉमन खर्चे होते हैं, उन्हें अपोर्शन कैसे किया जाता है? कॉमन खर्चों को अपोर्शन कैसे किया जाएगा? एज इट इज, ये जो भी पढ़ा है ये लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3, रेजिडेंशियल स्टेटस का सवाल है। सर जी, आज की होम असाइनमेंट असल में आपकी पास पेपर्स ही हैं, और उसमें खास तौर पे रेजिडेंशियल वाले सवाल। क्वेश्चन 3 रेजिडेंशियल स्टेटस है, सिंपल रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन 4 रेजिडेंशियल स्टेटस है, सिंपल रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 रट्टे वाला सवाल है, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल टैक्स, और चेंज इन टैक्स फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल का क्या तरीकेकार है। क्वेश्चन नंबर 6 ये मिनिमम टैक्स रिजीम का सवाल है, 7, 8 के बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मिनिमम टैक्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, सर ये हैदर फाइलर था, क्लोथ की दुकान थी, आग लग गई, जल गया, उसका हेड ऑफ इनकम सीज हो गया, दोबारा पैसे मिलेंगे तो ऐसे उस पर टैक्स देगा जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। ये वो वाली बात है। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8, लो सर, क्वेश्चन 8 में फिर रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट डे रखा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस सारा बताऊंगा, और आपके मेजॉरिटी सवाल रेजिडेंशियल स्टेटस के पास पेपर है, उसके साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 जी, वो कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 मिनिमम टैक्स रिजीम है, वो भी नहीं कराया। क्वेश्चन 11 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, रट्टा था। क्वेश्चन 12 ये भी मिनिमम टैक्स रिजीम है, आपको भी नहीं कराया। क्वेश्चन 13 चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, क्या रिक्वायरमेंट है? रट्टे वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 ये सिंपल सवाल था, वो कह रहा था कि आप ये बताएंगे ये कौन सी कंपनी है। ए लिमिटेड है, पेड अप कैपिटल 30 मिलियन है, टोटल रिजर्व 80 मिलियन है, एनुअल टर्नओवर 60 मिलियन है, 60% शेयर्स हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी के पास अगर 60% शेयर है और फॉरेन कंपनी होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, तो ये कंपनी पब्लिक कंपनी होगी, वरना ये कंपनी पब्लिक कंपनी बी लिमिटेड 40% शेयर आर हेल्ड बाय फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ये भी 50% से ज़्यादा तो होता है। सी लिमिटेड लोकल ग्रुप के पास अगर शेयर्स हों तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती। सिंपल सवाल था। असल में जो सवाल था कि स्मॉल कंपनी बताएं है या नहीं है, वो अब आपके सिलेबस में ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 15 था, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो उसे डिविडेंड ट्रीट करते हैं, पता है ना, वो पूछा हुआ था। क्वेश्चन 16 था, सर एफटीआर से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो बताइए। क्वेश्चन 17 तो खैर अभी नहीं करा सकते, इसमें और चीजें आनी है। क्वेश्चन 18 था जी, वुमेन एंटरप्राइज क्या होती है, और एनी रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी जो अवेलेबल है वो बताइए। ये तो सिंपल वही टैक्स लायबिलिटी का 25% माफ होता है। सर चैप्टर मेरे एंड पर कंप्लीट है। कल पहले 5-7 मिनट 10 मिनट में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल चैप्टर 4 के पास पेपर से कुछ आए
तो सर उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 मैंने बड़ी तसल्ली से सारा कंप्लीट करा दिया है, और सर अब बस यही असल टास्क है कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। कल से हेड्स ऑफ इनकम शुरू होने लगे, गेयर अप हो गया है, तैयार हो गया है, अच्छे से यहीं पे ही पढ़ेंगे, मैक्सिमम पार्ट यहीं पे ही तैयार हो जाएगा। बाकी आपने होम असाइनमेंट करनी है। मैं आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस वाले सवाल हैं ये मैं कल आपके रजिस्टर पे चेक करूंगा, तो सर करके आइएगा और रजिस्टर भूलना जाइएगा। ठीक है सर जी, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।